From our variance point of view, if you take a look, uh, at least from the case studies point of view, case study again we've noticed कि ज्यादातर macro based ही आती है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थोड़ा सा एक माइक्रो का अक्टूबर के अंदर आ 2023 अक्टूबर में। लेकिन रिसेंट में भी देखा जाए तो जीडीपी, मार्केट स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट थिंग। और फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से और डिफरेंट कंट्रीज में किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजर होते हैं, और सबसे उसका डिस्कशन आ जाता है। लास्ट जून वी हैड कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर, उससे पिछला जून लेबर मार्केट और माइक्रो के ऊपर ज्यादा था। राइट, सो ये आप समझ लें कि लास्ट 2 जून के एग्जाम्स जो हैं वो माइक्रो बेस्ड आए हैं केस स्टडीज, और अक्टूबर जो है वो काफी हद तक मैक्रो एंड माइक्रो का कॉम्बिनेशन है, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके अंदर एसेस के अंदर वी ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ लाइक मेक सेंस, तो एक नजर इसको देख लेते हैं हम। ऑलराइट, सो मैक्रो के अंदर एक तो, सिंस यू गाइस लाइक नवंबर, तो एक नजर नवंबर में देख लेते हैं क्या आया है अभी, सॉरी मार्च के अंदर, जस्ट राइट नाउ। There was a question which came on central bank को क्या inflation rates target set करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? What could be the benefits and the harms of it basically? Is it is it effective or not to set inflation targets by the central bank? ठीक है। और दूसरा ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट से आ गया था कि ट्रेड और एड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकती है। ये ट्रेड और एड पे आया है। उससे पहले आई थिंक, नो, वन ऑफ द सजेस्टेड इन टेरी कुक्स जो मैं आज शो करूंगा वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है कि इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किस तरीके से आ रहा है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, विल डिस्कस दैट इन अ बिट। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, और ट्रेड एंड एड किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकता है, दैट वाज मार्च की सिचुएशन। कमिंग बैक टू आवर वेरिएंट ओवर हियर, लेट्स ट्राई एंड असेस। एक तो नंबर वन, अभी अक्टूबर के अंदर एक्सचेंज रेट आया है। एक्सचेंज रेट किस तरीके से आपके मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को अफेक्ट करता है? We'll talk about this a little at length, because them saying macroeconomic aim means सारे objectives can be discussed, right? It's a very easy topic. Almost you could say कि ये तो AS level macro का question आ गया था। और दूसरा आ गया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बेनिफिट्स एंड ऑब्वियसली उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो ये एमएनसीज, बाय द वे, एमएनसीज ऑलमोस्ट हमारे वेरिएंट में 23 में भी आया है अक्टूबर के, और 25 के अंदर भी आया है। जून के अंदर स्ट्रेंजली ये एक हमारे पास इंजेक्शन और विड्रॉल इंटरेस्ट रेट को लेकर आया था। द क्वेश्चन वाज मोर, इट वाज अबाउट मनी सप्लाई और किस तरीके से इंटरेस्ट रेट इंजेक्शन और विड्रॉल्स को अफेक्ट करता है। यू हैड टू ड्रॉ दोज मॉडल्स विच मैनी ऑफ यू स्ट्रगल विद। आज कोशिश करके मैं तुमको थोड़ा सा एक दफा और उसका सर्कुलर फ्लो और केसीएल मॉडल का एक ओवरव्यू दे दूंगा दोबारा से। ग्लोबलाइजेशन आई फील हैज कम वे टू मेनी टाइम्स। आई डोंट थिंक उसको आना चाहिए एनी मोर। ग्लोबलाइजेशन के दो एसेज हैं, I've already dealt with those essays. Please आप जाके देख सकते हैं on the playlist. I'll share that playlist again. Otherwise, it's there in your groups. Macroeconomic indicators and the standard of living, काफी हद तक वही macroeconomic aims की ही बात हुई है इसके अंदर, जो अक्टूबर में लास्ट ईयर आया है। और इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल का क्या एम है। पोटेंशियल के ऊपर एक क्वेश्चन जो है, जो पास पेपर में आ चुका है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, एक वो आया है सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या बेस्ट पॉलिसी है, समवेयर अलोंग दैट लाइन। वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीट बनता नहीं है उसका। दो पॉलिसीज, आई 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 थिंक व्हाट यू शुड डू इज
keep an eye on two policies, fiscal and supply side policy. I think that should be a lot more relevant because I think money के ऊपर काफी reasonable हो चुके हैं. Taxes and interest rates दोनों में से कौन सी बेहतर पॉलिसी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? फिर ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल, लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के दो तरीके, जीएनआई बेहतर है कि एमपीआई, पॉवर्टी इंडेक्स वाला, राइट? मल्टी डायमेंशनल नहीं आया कभी ना, या सो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है. आई विल शो यू सम. देन अक्टूबर के अंदर ही 41 वेरिएंट के अंदर डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड अदर एम्स. सो ऑनेस्टली सो लाइक इधर उधर है कि व्हाट कैन यू गेस अबाउट दिस. जो चीजें एज सच मेजरली हमारे उसमें टेस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन दूसरे ईयर्स के अंदर जो टेस्ट हो भी गई हैं, तो चलो एक नजर उसकी तरफ भी देख लेते हैं, बिकॉज देयर प्लेंटी ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस दैट वी कैन डील विद. फॉर एग्जांपल, if I have to narrow down on some question, आ जाए जी जरा क्वेश्चन देख लेते हैं. So first I'll deal with जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो मेजर यूनिट नंबर 7 जिसको हम कहते हैं ए लेवल का फर्स्ट यूनिट, 7 भी नहीं बल्कि सॉरी 9, मैक्रो इकोनॉमी, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है. दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं इसके ऊपर, प्लीज यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट देम. जिसमें नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्वेश्चन है और आई थिंक पॉलिसीज टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी टेस्ट नहीं हुआ है, सो वी शुड कीप अ क्लोज आई ऑन दैट. एंड मनी एंड बैंकिंग, तो बेसिकली हमारा कीन्सियन मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग. पहले मैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं. कुछ क्वेश्चंस जो टेरी कुक्स की बुक के अंदर है, सो लेट्स वेरी क्विकली गो ओवर देम. सबसे पहला क्वेश्चन, इफ यू टेक अ लुक एट इट, evaluate whether demand side policies are more effective than supply side policies in economic growth. सप्लाई साइड पॉलिसी प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है कि किस तरीके से सप्लाई साइड पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने में हेल्प कर सकती है. टू बी स्पेसिफिक, which year it did come was evaluate how a country can increase its potential economic growth. Oh, okay. So it's not even mentioning के supply side हो कि demand side हो. Simply the question was about कि किस तरीके से country अपनी potential economic growth बढ़ा सकती है. Like we've had this discussion before also, जब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो वी नो कि ये आप LRAS कर्व को शिफ्ट टू द राइट की बात कर रहे हैं, राइट? So if you want to increase the LRAS, we have to go for the supply side policies. And AS में भी मैंने बहुत दफा तुम लोगों को बोला है, सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर प्रायोरिटी आपने किसको देनी है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को. उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और किस तरीके से वो ओवरऑल आउटपुट को बढ़ाएगा. फिर आप बात करेंगे प्रमोशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को. फिर आप बात करेंगे प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी को. ये तीन आपकी प्रायोरिटी है, टॉप 3 है. उसके बाद then be my guest and talk about privatization, talk about direct taxes को कम कर देना ताकि लेबर का इंसेंटिव बढ़े to work and more labor is interested in working. Corporate tax कम करना ताकि corporates को profits हों तो वो investments करें and supply बढ़े and all of that. फिर आप simple subsidies की discussions को कर सकते हैं. So there are plenty of policies, right? अब आ जाते हैं जरा डिमांड साइड पॉलिसीज के अंदर. जब हम डिमांड साइड पॉलिसी में आते हैं तो आपके दिमाग में फौरन से बातें होनी चाहिए. जिस डिमांड साइड पॉलिसी जो एडी को इंक्रीज करने में है, उसमें आपके पास है ही सिर्फ दो पॉलिसीज, विच इज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? दीज आर द टू पॉलिसीज दैट वी रियली हैव. तो आपने क्या करना है,
इन दो पॉलिसीज के थ्रू इसमें ऑब्वियसली एक तो आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई और टैक्सेशन की रिडक्शन हो गई। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टूवर्ड्स, असल डिस्कशन तुमने क्या करना है बार बार, government spending towards economic growth and more output and towards schooling system, towards healthcare, ताकि लोग healthy होंगे तो ज्यादा productive होंगे, right? तो प्लीज अपने आंसर्स का डायरेक्शन उस तरफ रखना जरूरी है। सेम गोज विद टैक्सेशन के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स आ सकता है, बट रिमेंबरिंग दैट दीज पॉलिसीज को हम ज्यादातर शॉर्ट रन के साथ एसोसिएट करते हैं, रिमेंबर दैट। तो उसको शॉर्ट रन के साथ जो है हमने एसोसिएट करना है। But I think it's a simple question. Which one is more effective? Is demand side policies more effective? Maybe in the short run, but not in the long run. Demand side can help you with the supply side eventually in the long run. आज education और healthcare पे spending करेंगे तो future में benefit होगा. Supply side की limitations, demand side की limitation, right? Um, okay. So एक तो ये टेरी कुक का क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर। अगेन दिस इज मोर ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ वाला साइड, राइट? ओके, एक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट के, वैसे जो दो मैंने किए हुए हैं वो मैं नीचे शो कर देता हूँ। आई थिंक we're going a little on the haphazard side. Let's not do that. Just wait a second. Let's do this first. पहले वो मल्टीप्लायर को असेस कर लेते हैं। मल्टीप्लायर के ऊपर एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा चुका हूं। मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो। जून 25 का क्वेश्चन था, वेरिएंट 42, तो लास्ट ईयर आया था। which said with the help of the injection and withdrawal graph, assess the impact of a decrease in interest rate on the level of employment in an economy. So I've solved that पूरा question. तो उसको जरूर देखना। उसके अलावा अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन है, एक नजर देख लो। Most countries have a similar multiplier. Assess this statement. Assess the extent to which the business cycle are caused by changes in investment. इस साल के लिए मैं थोड़ा सा रेपिटेशन चाहूंगा कि ये लोग इस मॉडल के ऊपर दोबारा से एक क्वेश्चन दें। एंड आई वुड से इन्वेस्टमेंट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपकी रियल आउटपुट को मल्टीप्लायर के थ्रू नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट लेकर आएगी, जिसमें वी वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑफ बोथ द एक्चुअल पोटेंशियल को देखकर, डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप्स को देखते हुए, विड्रॉल इंजेक्शन के मॉडल्स को देखते हुए, इनकम एक्सपेंडिचर के मॉडल्स को देखते हुए, बट मेनली आपकी दो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड एंड the autonomous, right? The MEI and the accelerator theory को देखते हुए, ठीक है? और एक क्वेश्चन सर्कुलर फ्लो का जो नीचे और मजीद दो तीन क्वेश्चंस हैं, एक नजर वहां पे भी देख लें। An economy is experiencing rise in consumer spending, that means more consumption. तो बताएं उसका फाइनल इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से मल्टीप्लायर की बेसिस पे इम्पैक्ट होगा। एंड लास्टली चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ये किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अफेक्ट कर सकता है। सो a combination of all of this information. देखें जी, सबसे पहली बात, अगर आप बैम्फर्ड के अंदर जाते हैं, बैम्फर्ड के अंदर जो आपका यूनिट नंबर 9 स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स ऑफ विद समथिंग कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इट ट्राइज टू एक्सप्लेन टू यू इज मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है? तो मल्टीप्लायर उसने एग्जांपल, सॉरी, बैम्फर्ड के हिसाब से व्हाट इज अ मल्टीप्लायर? इट्स अ न्यूमेरिकल एस्टिमेट
of a change in the spending in relation to the final change in spending. Very complex, the idea. I think the better one is the multiplier shows the relationship between an initial change in spending and the final rise in the GDP. So multiplier shows how any change in consumer spending or any injection will have on the impact on the national income. एक छोटी सी स्पेंडिंग कैसे पूरा बड़े इफेक्ट को करेगा. द मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज national income multiplier. If there is obviously rising expenditure, there will be rising incomes. उसमें से लोग कितना हिस्सा कंज्यूम करते हैं, marginal propensity to consume. So that means if you're explaining multiplier, you have to explain कि किस तरीके से multiplier जो है वो MPC पे dependent है. And then based on different sectors, how it is also dependent on the withdrawals, the marginal propensity of withdrawals. Marginal propensity of withdrawals. ठीक है, विड्रॉल्स में एमपीएस भी आ जाता है, एमपीटी भी आ जाता है, एमपीएम भी आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. बट द की आइडिया इज दैट whenever there is an injection, whenever there is a spending or an injection, that will go through this multiplier, which is an estimate which tells you कि आपका overall national income के ऊपर या total spending पे कितना बड़ा impact आएगा. ये आपका multiplier का दूसरा फॉर्मूला था, by the way. And obviously we need to know कि multiplier की वैल्यूज किन वजह से बढ़ती है. तो अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन ज्यादा होगी पर डॉलर, यू अर्न्ड, सेविंग्स कम होंगी, टैक्सेशन कम होगा, इंपोर्ट्स कम होंगे. तो all withdrawals basically takes the money out of the economy, so it limits the amount of spending and limits the amount of इकोनॉमी में कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है. बट विड्रॉल से वो अनफॉर्चुनेटली डाइल्यूट हो जाता है. यहाँ जो डिस्कशन आता है कि लाइक दिस क्वेश्चन राइट हियर व्हिच सेड, बिल्कुल पहला वाला, most countries have a similar multiplier. Obviously that's not true. The whole essay is about it depends on the country's MPCs. जिन कंट्रीज का MPC हाई होगा उनका मल्टीप्लायर हाई होगा. राइट, दैट्स समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड. जिन कंट्रीज का MPC हाई होगा, एंड यूजुअली ये लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमीज का होता है, बिकॉज उनकी इनकम्स कम होती हैं, तो सर्वाइवल के लिए दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ देयर इनकम्स. तो डेवलपिंग कंट्रीज का आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का MPC हाई होता है तो मल्टीप्लायर हाई होता है. बट दैट वुड नॉट बी ट्रू फॉर ऑल डेवलपिंग, बाय द वे. ओके, कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं जिनके एटीट्यूड्स, लोगों के एटीट्यूड्स आर मोर टुवर्ड्स द सेवर वाली साइड. जैसे हम कहते थे कि एक जमाने पहले द चाइनीज, इवन दो लो इनकम है, लेकिन वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स सेविंग द मनी रादर देन स्पेंडिंग. ठीक है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमी वुड हैव दिस सिचुएशन. MPC अगर आपका लो होगा तो ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लायर कम होगा, और ये यूजुअली डेवलप्ड इकोनॉमीज का सीन होता है. व्हाई? बिकॉज उनकी इनकम्स इतनी हाई होती हैं that they don't need to spend all of their income, so they have reasonable savings, but they do have high taxes also at the same time, and they do rely on a lot of imported stuff also at the same time. तो हमारा ये जो डिस्कशन होना चाहिए, ये बार बार मल्टीप्लायर का जो है वो MPC, MPS, MPT, MPM, इन सारी चीजों से लिंक होना चाहिए. अगर आपको सर्कुलर फ्लो याद नहीं है तो मैं एक दफा फिर आपको याद करा देता हूँ. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम बनाया करते थे AS के अंदर, where we used to talk about that there is a household
and there are firms, and between them, the factors of production moves from households to the firms, and then they pay the reward, and then the firms provides the goods and the services, and they make the payments in terms of expenditure for that. ठीक है, और उसके बाद आपके पास 3 withdrawals थे और 3 injections थे. You're supposed to know that. We have explained you this stuff. And then eventually, two things that we also want to keep our eye on when we are dealing with these essays. तो मैं एक short तरीके से तुमको 2-3 चीजें मैं यहाँ करा देता हूँ. So let's do this. Um, I'll try to sum up all the diagrams possible for this particular chapter for you. Just bear with me for a minute. अच्छा, withdrawal injections हो गया, ये हो गया. This should suffice, but still, you never know, I might need them. All right. गौर से सुने जी. I'll try to bring in all. One of the things that I've seen, and clearly, I'm sure you all have access to other teacher notes and all, and you are looking at those essays, and then एक अजीब confusion create है. There are times when you have to make ADA diagrams, okay? And there are times when you have to make the withdrawal and the injection models, okay? Agar question is about them asking you that any policy, how would it have an impact on inflation, or will you be able to control inflation? You have to do ADAS diagram because inflation दिखाता ही ADAS diagram. Withdrawal और injection model आपको multiplier का concept, ठीक है, और inflationary deflationary gap का concept इनके लिए एक reasonable है. तो अगर मैं बात करता हूं कि let's suppose I want to do my withdrawal injection, ठीक है, ये मैं इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल बना रहा हूं with the real output, and then I'm making my, थोड़ा सा इसको अच्छा सा अपवर्ड रखो ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है थोड़ा सा एग्जैजुरेटेड है. ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है, राइट? दिस इज आवर इक्विलिब्रियम. अब मुझे ये नहीं पता कि if my economy is at potential, below potential, what is going on, because मैंने full employment का level ही नहीं दिखाया हुआ, so it's open ended right now. लेकिन for precision purposes मैं यहाँ पर withdrawal और injection models को भी ले आता हूँ ताकि मैं एक साथ वो सारी informations को show कर दूं. Because I want to do it with precision, तो ये मेरा perfect diagram हो गया where my withdrawals and injections के साथ मेरी इस वक्त इकोनॉमी का equilibrium perfectly I've shown. All relevant information and bits are here. ठीक हो गया. अब यहाँ पर, as you know, depending on how many sectors we're talking about,
आपने यहां पर इंक्लूड कर देना, ये हो गया मेरा टू सेक्टर और ये हो गया मेरा टू सेक्टर। इसमें मुझे क्लोज के लिए थ्री सेक्टर करना है, वेरी सिंपल, ये मेरा थ्री सेक्टर हो गया। एंड डिपेंडिंग ऑन, ये मेरा फोर्थ सेक्टर हो गया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर a few things that we can talk about is, let's suppose, मुझसे कहा जा रहा है कि जी नेगेटिव आउटपुट गैप बता दें। नेगेटिव आउटपुट गैप का क्या मतलब होता है? दैट माय इकोनॉमी इज बिलो पोटेंशियल, ऐसा ही है ना? सो इफ माय इकोनॉमी इज बिलो पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं, हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बना देते हैं। वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किधर हो जाता है? वो यहां आ जाता है। ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। अब जब मैंने यहां पर वो फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा हूं लेवल, तो यहां पर भी वही कर लेते हैं, दोनों को ऑलमोस्ट बराबर कर लेते हैं। और दोनों में मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी के साथ शो कर दिया कि इकोनॉमी के अंदर अगर आउटपुट गैप का पूछें तो ये मेरा आउटपुट गैप हो गया। ठीक है, कि कितने से मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप है, दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स। ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप या नेगेटिव आउटपुट गैप। ठीक। अब इसी चीज को मैं एडीएएस के अंदर कैसे दिखाऊं? तो एडीएएस के अंदर मैं कहूंगा प्राइस लेवल, रियल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज वेयर माय करंटली द इकोनॉमी स्टैंड्स एट। ओके, वाई ओ। अगर मैं कहता हूं ये मेरा पॉइंट ए है, तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट ए है। और अगर मुझसे कहा जाए कि पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज दिखाओ, तो पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई मे, तो मैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और अब मुझे पॉइंट ए दिखाना है, तो क्योंकि मैं डिफ्लेशनरी गैप शो कर रहा हूं, पॉइंट ए हैज टू बी इनसाइड, राइट? ऊपर वाले डायग्राम के अंदर मुझे अपना जो एल आर ए एस दिखाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आउटवर्ड, आउटसाइड दिखाऊंगा मैं, कि ये देखो, ये रहा एल आर ए एस, ये रहा फुल एम्प्लॉयमेंट, ये मेरा पोटेंशियल है। सॉरी। सो दिस इज हाउ आई मेड माई कनेक्शंस। ये बिलो पोटेंशियल है, डिफ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है। एक वो बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल की, समटाइम्स दे टॉक अबाउट द साइकिल, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि साइकिल के कौन से वो चार फेजेस होते हैं। जब हम साइकिल की बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, आई बिलीव ये जरूर होगा, जिसके अंदर वी टॉक अबाउट बैम्फर्ड ने बिजनेस साइकिल्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है। इट्स अ फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल्सो नोन एज द ट्रेड साइकिल। तो मैं एक नजर अगर तुमको ट्रेड साइकिल दिखा दूं, तो हम क्या करते हैं ट्रेड साइकिल के अंदर, एक तरफ हम टाइम ले लेते हैं एक एक्सिस के ऊपर, दूसरे एक्सिस के ऊपर हम रियल जीडीपी ले लेते हैं, और हम डायग्राम के अंदर शो करते हैं कि देखो किस तरीके से इकोनॉमिक साइकिल्स में अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल जो, जिसको हम ट्रेंड भी कह सकते हैं, तो पोटेंशियल गोज समथिंग लाइक दिस, while the actual looks something like this with fluctuation। इसके अंदर डिफ्लेशनरी गैप मुझे दिखाना है, तो ऑब्वियसली डिफ्लेशनरी गैप वुड बी कि पोटेंशियल ज्यादा है और इकोनॉमी कम प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑल दीज डाउन टर्न साइकिल्स के बाद जो ट्रफ का टाइम आता है, दीज आर ऑल शोइंग द सेम थिंग। तो ये मैंने ऑलमोस्ट तुमको सारी इंटरप्रिटेशंस दिखा दी हैं नेगेटिव आउटपुट गैप की। अब इसको ठीक करने के लिए हम बात करते हैं कि इफ वी आर एबल टू डू अ सर्टेन इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, ओके, अब वो इंजेक्शन कैन कम इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे इन डायग्राम्स के अंदर नेचुरली ये जो मेरा कर्व है, जब आई जी एक्स के अंदर इंक्रीज आएगा तो हम ये देखेंगे कि इसमें ये वाला जो ये ई की लाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी बिकॉज ऑफ whatever injection you have placed in। एई जब ऊपर गया, नेशनल इनकम पोटेंशियल पे आ गए। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखें कितने से इंजेक्शन हुआ है और कितना सारा उससे रिलेटिवली ज्यादा टू द स्केल अगर मैं मेजर करूं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कम है और ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ज्यादा है, विच रिप्रेजेंट्स के एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हुआ है। सिमिलरली उसी तरीके से जो हमारा अगर जितना प्रिसीजन से बनाओगे ऊपर और नीचे के एग्जैक्ट मैच करेंगे कि ये जो हमारा चेंज इन इंजेक्शन है और चेंज इन इनकम है वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। ऑन द राइट हैंड साइड डायग्राम जो आपका एग्रीगेट डिमांड है ऑब्वियसली थ्रू इंजेक्शंस आई जी एक्स सी आई जी एक्स माइनस एम, आई जी एक्स बढ़ेगा, एडी के अंदर इंक्रीज आएगा, डिमांड फुल इन्फ्लेशन भी आएगी। लेकिन द पॉइंट इज कि वो जो हमारा आउटपुट गैप है वो क्लोज हो जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इकोनॉमी भी जो है वो पोटेंशियल पे आ जाएगी। दीज आर ऑल वेरियस वेज थ्रू विच हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो चेंज होगा। अब एक छोटी सी मैं बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं कि यू नो हाउ हम अपना जो एई की लाइन का स्लोप है, राइट, प्लीज रिमेंबर इफ दे से दैट एमपीसी राइज कर रहा है तो हमने क्या बात की थी, मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए। जब एमपीसी राइज करेगा या एमपीएस गिरेगा या एमपीटी गिरेगा या एमपीएम गिरेगा, इन सारी चीजों की वजह से ये जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का स्लोप है वो स्लोप चेंज होगा और वो स्लोप बढ़ेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? जब जब मल्टीप्लायर बढ़ेगा ये स्लोप में इंक्रीज आएगा, मोर पार्ट इज गेटिंग कंज्यूम्ड देन विड्रॉल। और अगर एमपीसी गिरेगा और बाकी विड्रॉल्स इंक्रीज होंगी तो ये कर्व का स्लोप तुम्हारा कम होना शुरू हो जाएगा। द डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स इज कि जब तुम्हारा कर्व यहां पर ये वाला इसका जब वेट या सो अगर इस कर्व का स्लोप अगर थोड़ा सा इस तरीके से हो, सॉरी रोटेशन में हो, या माय बैड, या ये ऐसे होने की जगह अगर ऐसा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ये स्लोप होगा और जब आप कोई ऑटोनोमस इंजेक्शन करेंगे, आई राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन द टू ग्रीन लाइंस। स्लोप ज्यादा है तो ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है और जब इंजेक्शन आया तो आप मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को देखो कि कितने से इंजेक्शन आई है और नेशनल इनकम के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली एमपीसी के ज्यादा होने से आपका जो ये कर्व होता है ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीप हो जाता है और जब उसमें आप कोई भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स। नेगेटिव आउटपुट गैप के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, तो अब बचा क्या, इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर। यू गोइंग टू डू द ऑपोजिट फॉर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, किस तरीके से यहां पे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को आप लेफ्ट की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हो गए। और किस तरीके से इकोनॉमी बिलो पोटेंशियल है, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से पुल आउट करनी पड़ेगी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लेके जाने के लिए। ये ऑब्वियसली आपका ये वाला पार्ट होता है, दिस इज द इन्फ्लेशनरी पार्ट। जब आप
इकोनॉमिक साइकिल्स के अंदर थोड़ा सा ऊपर वाली पोजीशन पे चले जाते हैं। और जहां तक एडीएएस डायग्राम की बात है, लास्ट टाइम हमने जो एलआरएएस था वो यहां बनाया था, इस बार आप एलआरएएस को इधर बनाएंगे, ठीक। और एडी का जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा इकोनॉमी को, आपको जब आईजीएक्स कम करेंगे तो एडी लेफ्ट पे जाएगा थ्रू योर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो इन अ नटशेल दिस इज ऑल यू हैव इन दिस। मैं तुमको दोनों मॉडल के हिसाब से ये बात को समझा दिया है। प्लीज 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 डोंट टेक इट लाइटली। लास्ट टाइम अगर विड्रॉल और इंजेक्शन के हिसाब से आ गया है तो इस साल डेफिनेटली ओपन एंडेड आ सकता है, बट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन कैन स्टिल कम। रिमेंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो किस तरीके से नेट एक्सपोर्ट्स की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। अगर नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम, राइट, एक्स माइनस एम। अगर नेट एक्सपोर्ट में वो चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अगर ट्रेड सरप्लस होगा तो क्या होगा, और अगर ट्रेड डेफिसिट होगा तो क्या होगा। तो अगेन यू कैन डू द होल विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल एंड यू कैन शो कि x माइनस एम, अगर x ज्यादा है और m कम है तो इकोनॉमी में ओवरऑल मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ इंक्रीज आएगा, लेकिन अगर x कम है और m ज्यादा है तो इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर के साथ इकोनॉमी में ज्यादा बड़ा ड्रॉप भी आएगा। तो that is something that can be discussed. Again, you know, it's one of those that I think they should start giving questions on. Right? Okay, moving on. इकोनॉमिक ग्रोथ की जहां तक बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आपके पास ये दो सवाल आपके सामने हैं जो पैम्फर्ट के अंदर है, ठीक है, उसकी वर्कबुक के अंदर। एक, assess the extent to which it is realistic for middle income countries to promote inclusive and sustainable economic growth at the same time. Obviously, you can't answer this essay if you have no clue कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क ही क्या है। बैम्फर्ट के अंदर उन्होंने पूरा तकरीबन 2 पेजेस इसको डेडिकेट किए हैं, इस आइडिया को। दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट। जब हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है विच इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ benefit everyone and it's going to promote equality all across. अगर मैं बैम्फर्ट से रीड करूं इंक्लूसिव की तो इट सेज inclusive economic growth would enable everyone to benefit from economic growth. The OECD definition of inclusive economic growth is that economic growth that is distributed fairly across society and creates opportunity for all. तो ये काफी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ मिलती जुलती है, वेर वी से कि इकोनॉमी में हर किसी को अच्छा एजुकेशन का एक्सेस मिलता है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस मिलता है, अच्छा हेल्थ केयर का एक्सेस मिलता है। तो उसकी वजह से हर किसी के पास एबिलिटी है टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसकी जो पॉलिसी उसने सजेस्ट की है, प्लीज जरूर उसको भी देख लेना। Obviously, we're talking about inclusive and everyone getting better off, and इसका मतलब है कि इक्वालिटी क्रिएट करनी है आपको। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड ट्रांसफर पेमेंट जो आप एएस में बात करते हैं, दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द लाइन। फिर उसके बाद अच्छी एजुकेशन, मिनिमम वेजेस का लगाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाना, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाना, ट्रेड यूनियंस को पावर देना, स्लेवरी और चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करना। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉलिसीज, बट प्लीज रिमेंबर whenever you're thinking of a policy, देखो, क्योंकि वन वुड हैव सेड इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करना है तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी यूज करो, वेर यू लोअर द इंटरेस्ट रेट, यू इंक्रीज द मनी सप्लाई, यू लोअर द टैक्सेस, यू इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है, सच बात है, एडी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, बट इसका इंक्लूसिव से क्या ताल्लुक है।
इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं तो द पॉलिसीज नीड्स टू बी मोर डायरेक्ट टुवर्ड्स हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, सो इट नीड्स टू बी मोर डायरेक्ट। सो जैसे हमने कहा, progressive taxation, taking from the rich, giving to the poor, ट्रांसफर पेमेंट डायरेक्टली गरीबों को और नीडीज को हेल्प करना, एजुकेशन एक्सेस सबको देना, तो लो इनकम वाले भी फायदा उठाएंगे, मिनिमम वेज डायरेक्टली सबसे लो इनकम वालों को टारगेट करती है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन ये भी क्या होती है, अनफॉर्चुनेटली आपकी लोअर क्लास के ऊपर ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। ट्रेड यूनियंस का भी काम क्या होता है, जो अच्छा पैसा कमाते हैं वो ट्रेड यूनियंस को नहीं ज्वाइन करते, जो लोग कम कमाते हैं वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। जो आपके क्या कहेंगे इनको, वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो स्लेवरी और चाइल्ड लेबर और इसकी तरफ डिस्क्रिमिनेशन की तरफ आ जाते हैं, ऑब्वियसली उनकी कोई से नहीं होती इकोनॉमी के अंदर। जैसे आप कह सकते हैं वेस्टर्न के अंदर द Caucasians have the upper hand while the blacks have had and the Hispanics have had issues, women have had issues, right? तो ये सारी उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, उन सबके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल इज डिफरेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन आइडिया क्या है, मैं बैम्फर्ड से अगेन रीड करता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ दैट डज नॉट थ्रेटन फ्यूचर जनरेशंस एबिलिटी टू एक्सपीरियंस ग्रोथ। आज आपने सारा फ्यूल ऑयल यूज कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया उसको मैक्सिमम, राइट? आपने जो है अपने फॉरेस्ट को दबा के काट के आपने यूटिलाइज कर लिया, आपने अपनी रिवर्स एंड सीज के अंदर से मैसिव लार्ज स्केल फिशिंग करके आज सबको सस्ते में कैवियार भी खिला दिया, सस्ते के अंदर आपने सैल्मन भी खिला दिया एंड ऑल ऑफ दैट। बट आपको पता है इसकी जो लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन है, दैट दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट वन ऑल्सो, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आई थिंक दिस शुड बी ऑन द मोर ऑन द टॉप साइड, बिकॉज इसके ऊपर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं ना अभी तक, वो एक पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमी बिलो वो है, बिलो पोटेंशियल है, दैट मींस डिफ्लेशनरी गैप लाइक आई शोड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे आप, economic growth can only occur when an economy is below full employment. तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, दो तरीके से आती है, एक्चुअल और पोटेंशियल, एडी बढ़ाने से और एलआरएएस के बढ़ाने से। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन की अभी तक फोकस है वो इस तरफ है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी इसके ऊपर कोई खास बात नहीं हुई हुई है। तो अगेन, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है तो आई वुड be more interested in giving these sort of ones, inclusive, sustainable economic growth. अच्छा जी, जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो बैम्फर्ड के अंदर सुन लो क्या कहते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज economic growth that can continue over time. To achieve this requires a deliberate and determined efforts to balance economic, social, and environmental objectives. This is because social divisions, lack of access by some to good quality education, housing, and healthcare, and damage the environment can threaten and an economic ability to continue to produce higher output. So it's not just के आप अपने resources को protect करें, but you have to give higher education and housing and healthcare, because remember one thing, बहुत simple सा idea है। अगर आप कहते हैं कि every Pakistani should be environmental friendly, okay? तो एक तो नंबर वन, आपको एवरी सिंगल पाकिस्तानी को एक्सेस देने पड़ेगा एजुकेशन की तरफ, जहां ये बातों को स्टडी करेंगे। अभी हमारे सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के अंदर और एक अच्छी एक्सपेंसिव स्कूलों के अंदर ये डिस्कशन होता है, अर्थ डे, सेव द अर्थ, व्हाट आर द वेज, प्रोटेक्ट दिस, प्रोटेक्ट दैट। आपकी अगर मेजोरिटी इकोनॉमी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर है, और उस बंदा जब वो अपना घर खोलता है, दरवाजा खोलता है, एंड ही इज फेसिंग
सूवरेज एंड थेलिया एंड पोल्यूशन, आप उस जिस बंदे का एक्सेस ही नहीं है अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन, you can't expect that individual to be environmental friendly in that or sustainable in any way. So sustainability is not just about having an understanding के resources को तमीज से इस्तेमाल किया जाए. It's more on the social, and it's more on the having access to good housing, good education, and good healthcare, and then people will make those kind of wise choices. Um, ठीक, but at the same time, you know, does that mean कि हर गरीब मुल्कों के अंदर फिर ये सारी चीजों का मसला होगा? तो क्या हर गरीब मुल्क फिर गंदा होगा, उनके स्लम्स गंदे होंगे, उनका सूरेज सिस्टम खराब होगा? So now majority I would say yes, because we have enough data to see. But हो सकता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर फिर भी लोग थोड़ी क्लेanलीनेस की तरफ ज्यादा हों, तो मे बी उस slums होंगे, लेकिन फिर भी on the cleaner side, like maybe the Brazil ones, certain aspects के अंदर. Anyhow, तो फिर यूजिंग एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज की पॉलिसीज आ जाती हैं, जहां हम बात कर सकते हैं कि मिडिल इनकम कंट्रीज को किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए, उसके पीछे क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, कैसे आप रेन फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, अपनी रिवर्स को, अपने सीज को, अपने मिनरल्स को, अपने फॉरेस्ट को, अपनी फार्मिंग को, सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का डिस्कशन. So there's so much that can be talked about sustainability, but again, the policy needs to be focusing on the sustainable aspect of conservation and using. Are we clear with this? तो ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का डिस्कशन हो जाता है. जहां तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट की, आई वुड स्टिल से अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ मैंने बोल दिया कि आपका द मल्टीप्लायर और वो, आई वुड स्टिल कीप अ क्लोज आई ऑन दैट. अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी अ हॉट टॉपिक. ये दो एसेज मैं करा चुका हूं, एक नजर में फिर भी तुमको दिखा देता हूं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इट्स नॉट ओनली अबाउट द पॉलिसीज, ऑल्दो ज्यादातर क्वेश्चंस आर डीलिंग विद दैट. आई वुड लाइक यू नॉट टू ओनली लुक एट द पॉलिसीज, but also keep an eye on something. So let me just एक सेकंड रुक जाओ बस. एक क्वेश्चन आया पॉलिसीज के ऊपर कि डिमांड साइड या सप्लाई साइड ज्यादा बेहतर है अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए. जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एएस से आपने अपनी नॉलेज को याद रखना है. फ्रिक्शनल, सीजनल, सॉरी फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सिक्लिकल. ठीक है, ये आपके तीन मेजर हो जाते हैं. लेकिन जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो यू वुड रियलाइज कि मैक्रो के अंदर तो हमने इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है. तो वो डायग्राम्स अगर मैं आपको याद कराऊं एक दफा फिर, क्योंकि मैक्रो की बात हो रही है, तो देन आपको जो डायग्राम्स बनाने चाहिए वो तो फिर ये वाले होने चाहिए कि so you have the real wage, you have the quantity of labor, you have aggregate supply force of labor, you have aggregate labor force, and you have the aggregate demand for labor. सही, ये दो डायग्राम्स जो हैं ये आपकी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और फिर अगर हम एक नजर देखें इन दोनों को, तो इसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है. इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब आपका डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर जो है वो मैच करता है एट द गिवन रियल वेज, और इतना बंदा हायर होता है और इतना बंदा डिमांडेड है, लेकिन उसके बाद जो रजिस्टर्ड लेबर फोर्स है और जो लोगों को नौकरी मिल गई है और कर रहे हैं, ये वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है. इसमें हमने फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल को, इस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को यहां पे डिस्कस किया है.
जब हमने डिसइक्विलिब्रियम वाले की बात की थी तो हमने कहा था कि इमेजिन कि अगर इकोनॉमी में रियल वेज इज ऑन द हायर साइड, ये सिर्फ केन्सियन में होता है बाय द वे, एंड द डिमांड फॉर लेबर इज लेस देन द पीपल हु आर विलिंग टू एक्सेप्ट, ये हमारा डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट है। और फिर इस लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि ये आपका वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडरस्टूड? तो ये आपकी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट उसमें भी है। लेकिन ये वाली जो है, ये डिमांड डेफिशिएंट वाली है। बेसिकली देयर इज नॉट इनफ डिमांड। अगर आप एडी को बढ़ा दें इकोनॉमी के अंदर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी करके, ये एडी बढ़ जाता है, तो ठीक है जी, आपका डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और सिर्फ वॉलेंट्री रह जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो ठीक कर सकते हैं वो, अगर आप किसी तरीके से सप्लाई फॉर लेबर को इंक्रीज कर दें तो आपका जो गैप है वो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। तो ये आपकी पॉलिसीज हैं जिसका डिस्कशन मैंने इन दोनों एसेज में किया है। तो प्लीज डू टेक अ लुक एट इट। इसमें क्योंकि इसने भी, जो बैम्फर्ड ने क्या किया है, बैम्फर्ड ने मैं अगर तुमको अनएम्प्लॉयमेंट का बताऊं तो सबसे पहले उसने अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाया है। आई हैव डन दैट इन दी ऐसे। फिर उसने इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन किया है जिसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आ जाता है। और फिर उसने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो हमेशा इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर उसने, और उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं उस पर फोकस किया है। तो दैट वुड बी एन इम्पोर्टेंट बिट। ये दो ऐसे प्लीज आप जरूर देखें। और एक और ऐसे जो मैं तुम्हें चाहूंगा कि आप एक नजर जरूर रखें, एक क्वेश्चन है टेरी कुक्स की बुक के अंदर, assess how effective your country's government has been in dealing with unemployment। तो पहले क्या करना है? पहले आपने डिस्कस करना है जी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होती है। अब अगर गवर्नमेंट किसी अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने जा रहा है तो गवर्नमेंट को पहले पता होना चाहिए कि क्या हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाह रहे हैं, या हम जो डिमांड साइड प्रॉब्लम है उसको हल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी इकोनॉमी रिसेशन में है, ठीक है, इकोनॉमी अगर रिसेशन में है और ओवरऑल गुड्स की डिमांड गिरी हुई है, तो उससे क्या होगा? उससे जो लेबर की डिमांड है वो भी गिर जाएगी। ऐसा ही है ना? पहले अच्छी खासी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे थी, सिर्फ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, आपने वो हल करना था। अब इकोनॉमी में रिसेशन आ गया जिससे एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर गिर गया। अब केन्जियन के हिसाब से वेजेस गिरेंगी नहीं। तो यहां पे वही सिचुएशन हो गई जो हमारे राइट हैंड साइड वाला डायग्राम शो कर रहा है कि यहाँ एक डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन से गो थ्रू हो रही है तो भाई डिमांड साइड पॉलिसी इज अ गुड वे। एक्सपेंशनरी फिस्कल, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, डू दैट। इकोनॉमी को रिवाइव करो, इसको इंक्रीज करो, एडी को वापस से बढ़ाओ, और ये मसले का हल हो गया। लेकिन जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक तरीके से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, at a particular wage rate there will always be people who wants to work, but इस रियल वेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम है उनको। प्रॉब्लम क्या है? नौकरी बहुत डिस्टेंस में मिल रही है, मैं नहीं जा सकता, मैं कम्यूट ही नहीं कर सकता उधर, तो मैं अनएम्प्लॉयड। या जो वो स्किल रिक्वायर कर रही है जो नौकरी, वो स्किल्स मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे और अच्छे पैसे चाहिए। या जो मेरा काम है उसका सीजन ही नहीं चल, उसका सीजन ही नहीं है। तो ये वाले जो मसले हैं, ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से हल नहीं होंगे। ये पॉलिसीज को ठीक करने के लिए, इसको हम कहते हैं नॉन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो पॉलिसीज हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें लोगों को इंसेंटिव देना पड़ेगा कि काम करो,
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और लीस्ट स्किल्ड वर्कर को जो पैसे मिलते हैं ना, उसमें गैप बढ़ाओ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को और नीचे लेके जाओ, ताकि वो बंदा बोले यार कुछ नहीं तो लोएस्ट स्किल काम तो करो, पैसे कमाना जरूरी है। ठीक। एजुकेशन और ट्रेनिंग दो, मिनिमम वेजेस को कम करो, लेबर मोबिलिटी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वन शुड ऑल्सो स्पेंड अ रीजनेबल टाइम ऑन। मुझे याद पड़ रहा है, या लेट मी सी एक नजर कि इसके ऊपर वो क्वेश्चन है कि नहीं है। या टेक अ लुक एट दिस वन। Evaluate the reasons why government wish to increase labor mobility। पूरा एक क्वेश्चन है लेबर मोबिलिटी के ऊपर, और बैम्फर्ड ने एक अच्छा रीजनेबल पेज 471 के ऊपर लेबर मोबिलिटी के ऊपर एक रीजनेबल डिस्कशन किया है। ठीक है। लेबर मोबिलिटी में हमें याद रखना है, दो किस्म की लेबर मोबिलिटी होती है, एक ऑक्यूपेशनल और एक ज्योग्राफिकल। Government should try to increase mobility of both the types। Okay? क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या होता है कि भाई वर्कर जो है वो हर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में वो इजीली स्विच कर सकता है। ऑब्वियसली इसके पीछे उसके पास एक रीजनेबल एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जैसे अगर एक वेस्टर्न इकोनॉमीज में वो कहते हैं आपने माइग्रेट करना है, द फर्स्ट थिंग इज आइल्स दे, और आइल्स का कितना बैंड लेकर आ रहे हो। उससे क्या होता है कि अगर तुम बिल्कुल ही आइल्स नहीं कर सकते और तुम्हारी लिसनिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, राइट, हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग अगर आपकी ठीक नहीं है, तो आप जब हमारे मुल्क आएंगे तो आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आइल्स में एक बेसिक काम कर सकते हैं, तो आप ग्रोसरी स्टोर, पेट्रोल स्टेशन, आप बड़े क्लोथिंग ब्रांड स्टोर्स हो गए, वॉलमार्ट हो गए, इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, तुम कई किस्म के बिजनेसेस के अंदर इंटीग्रेट हो सकते हो। यू अंडरस्टैंड? ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी के अंदर वर्कर जो है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर मूव कर सके। ना ऑब्वियसली दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिस्टिक थिंग। अब इस लॉजिस्टिक्स के अंदर आपको कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, राइट। इट कुड बी अबाउट द हाउसिंग, दूसरे एरिया के अंदर हाउसिंग महंगी है। मेन डाउनटाउन में नौकरी अच्छी मिल सकती है लेकिन हाउसिंग महंगी है, कम्यूट महंगा है, डोंट वांट टू गो देयर। ठीक है। ये भी हो सकता है बच्चों का स्कूल अच्छा एक्सेसिबल नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि बहुत सारा आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं व्हेन यू आर लिविंग क्लोजर टू योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स और समबडी, तो बच्चों को टेक केयर करना व्हाइल हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग एंड ऑल, तो ये बड़े फैमिली टाइज होते हैं विच मैटर्स अ लॉट ऑल्सो। तो ये ज्योग्राफिकल उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट देन ऑब्वियसली आपको पता है ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी क्यों हो सकती है। आपके इमिग्रेशन कंट्रोल्स हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट पेज होती हैं, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग्स होती हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड ओवर देयर। प्लीज मेक श्योर कि इनकी आपको बहुत बेसिक थ्योरी के ये लेबर मोबिलिटी क्या होती है, लेबर मोबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, लेबर मोबिलिटी को चेंज करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। यू राइट ऑल ऑफ दैट and you will qualify for a level 3 answer। ठीक है। तो please do take a look at those ones। Unemployment, again, like I said, I feel is important। Keep a close eye on that। मनी एंड बैंकिंग मुझे नहीं लगता कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई विल नॉट कीप इट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन इसके भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, यू कैन टेक अ लुक एट इट। असल में चक्कर क्या होता है कि मनी एंड बैंकिंग के अंदर ना सेंट्रल बैंक का डिस्कशन हो गया, आपका कमर्शियल बैंक्स हो गया, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इवन एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेगुलेशंस, ये सब इसमें आ जाता है। I think one of the things which I said in one of my previous lectures, अगर तुम मेरी कोर्स प्लेलिस्ट देख लो, in which I have dealt with these, तो उसके अंदर I've said कि एक चीज जो अभी नहीं आई है, जो पहले आया करती थी before 2023, before the changes,
it used to be demand for money. What are the motives for demand for money? How do you derive a demand for money का diagram where you have the idle and the active balances जिसमें आपका transactionary, precautionary and speculative होता है, और किस तरह से अगर वो चेंज होता है तो कैसे नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट आ सकता है. तो ऑल ऑफ दोज डायग्राम्स, जस्ट टू रिमाइंड यू वंस मोर, हमने कहा था ट्रांजैक्शनरी बिल्कुल इस तरह से होता है. मोटिव इंटरेस्ट रेट वर्सेस क्वांटिटी ऑफ मनी में इंटरेस्ट रेट से कोई सेंसिटिविटी नहीं होती क्योंकि ट्रांजैक्शन जो करने हैं वो करने हैं. इमरजेंसी जो होते हैं, प्रिकॉशनरी जो होते हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोग अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम कर सकते हैं. और जो स्पेक्युलेटिव होता है वो सबसे ज्यादा होता है. हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज्यादा कम लोग डिमांड करते हैं पैसे, फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है लोग अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जाते हैं. वी डन अ होल डिस्कशन ऑन दैट, सो प्लीज टेक अ लुक एट दैट. तो ये स्पेक्युलेटिव होता है. इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक ओवरऑल डिमांड फॉर मनी निकलता है जिसको हम इस तरीके से लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व का कहते थे. मनी सप्लाई कॉम्प्लेक्स थ्योरी से बनाओगे तो थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्टिंग बनाते हैं, और सिंपल थ्योरी बनाओगे तो इस तरीके से, शोइंग अस कि अगर इकोनॉमी के अंदर लेट्स सपोज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अगर अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ जाता है तो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करेगा. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो किस तरीके से ये पूरी चीज हमारी जो एमई वाला था इन्वेस्टमेंट्स का, विच वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज टेलिंग यू कि इन्वेस्टमेंट्स की दोनों थ्योरीज प्लीज जरूर पक्का पढ़ लेना. द एमईआई थ्योरी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल थ्योरी, एंड द एक्सेलरेटर थ्योरी, कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट, ये प्लीज गो एंड टेक अ लुक एट दिस, इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करेगा. तो अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, R0 से R1 पे जाएगा, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स में रिडक्शन आएंगी. और जब इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन आएगी तो हमारे इस मॉडल के अंदर ये नीचे की तरफ गिरेगा और कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आएगा, द होल डिफ्लेशनरी वाला इफेक्ट. और एडीएस के अंदर ये लेफ्ट पे जाएगा तो किस तरीके से इकोनॉमी स्लो डाउन होगी. तो ये सारा आपका विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट का कनेक्शन बन सकता है जिसको हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं. ठीक है. एक यहाँ पे इन्होंने दो बातें की हुई हैं कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से डिटरमिन होता है केन्जियन के अंदर और लोनेबल फंड थ्योरी के अंदर. आई थिंक अगेन इसको भी बैम्फर्ट ने एक ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है. तो ये वाला जो पार्ट है ना, जब हमने टोटल मनी सप्लाई और टोटल मनी डिमांड की बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन किया है, ये आपका केन्जियन व्यू होता है. जो लोनेबल फंड थ्योरी होती है उसके अंदर एक अलग से डायग्राम बनता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स और इंटरेस्ट रेट, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स की बात होती है, और उसकी बेसिस पे इंटरेस्ट रेट सेट होता है. उसकी एक मच लार्जर डिस्कशन है. आई वुड स्टिल recommend you to go and take a look at that because that is something which has never been tested as yet, बैम्फर्ट को देखते हुए. ठीक हो गया. तो ये आपका मनी का हो जाता है. आई फील इस साल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द रेस्ट. ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर. जो उसके बाद वाला हिस्सा है, आई हैव ऑलवेज सेड कि प्लीज उन चैप्टर्स को तो याद करना है. इट गोज ऑल द वे फ्रॉम unit 10 and unit 11, quite a lot of chapters. It starts from page 493 and it goes on. असल में ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके तीन मेजर आइडियाज को डिस्कस करते हैं. विच आर दोस? नंबर वन, गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, लो और फुल
low unemployment or full employment, sustainable, inclusive economic growth, um, stable balance of payment, stable foreign exchange. ठीक है, तो पहला इज अबाउट द गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, फिर उन पॉलिसीज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, लिंक्स बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड देयर इंटर रिलेटेडनेस, एंड देन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस एंड हाउ यू कैन फिक्स दोस। मेरी नजर में दिस इज एन इम्पोर्टेंट बिट जो आपका सेकंड पार्ट आ जाता है मैक्रो के अंदर। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में वो इसी के रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस विल बी सो ओपन एंडेड कि वो बोलेंगे बताओ जी, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक आया करीब करीब, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन, एक्सचेंज रेट, ये चारों आती हैं। तो आपने समझाना है कि मैक्रो ये गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसीज को एक्सपेंशनरी यूज करता है तो कैसे एडी बढ़ता है CIGX-M की वजह से, और आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी भी आ जाए, और हो सकता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी प्रॉब्लम में चला जाए। बिकॉज जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो लोग बोरो करके इंपोर्ट ज्यादा कंज्यूम करते हैं और एक्सपोर्ट कम होता है। यू सी हाउ आई एम मेकिंग द कनेक्शन, CIGX-M के साथ आपने AD के साथ कनेक्शन बनाया, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ कनेक्शन किया, और अगर मैं कहता हूं कि अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी के साथ इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो आपकी फॉरेन कैपिटल इनफ्लो कम हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां से भी हर्ट होना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, so there's all these connections you're supposed to make, which is important. तो कभी कभार वो सिंपल ये करेंगे, फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी की कॉन्फ्लिक्टिंग का, जैसे अभी हमने बोला कि इन्फ्लेशन कैन बी अ प्रॉब्लम, हम ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस थोड़ी सी डॉजी हो जाती है, द होल हाउ वो लिक्विडिटी ट्रैप में चला जाता है और इंटरेस्ट रेट और फर्दर ड्रॉप नहीं हो सकते, तो वो पॉलिसी बेकार हो जाती है। सो कभी कभार हमारा आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज हो सकती है, और फिर उसके अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पे कैसे आएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग का जो आइडिया है ना, दे लव द कॉन्फ्लिक्टिंग का आइडिया, और उस कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया के अंदर इस चैप्टर के अंदर मैंने आई थिंक अगेन कोर्स प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे किए हुए हैं जिसमें मैंने मॉनेटरी, फिस्कल, सप्लाई साइड एंड ऑल पॉसिबल जो आ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पे इम्पैक्ट, उसको डिस्कस किया है। प्लीज यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट दोज वंस, अच्छी तुम्हारे डिस्कशन बन सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दे कैन इवन नैरो डाउन द स्टफ, दे कैन नैरो डाउन, जैसे यहाँ पे इन्होंने नैरो नहीं किया है, ब्रॉड ही रखा है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट करेगी। तो मैं तुम्हें इसका डायरेक्शन बता देता हूँ। एक्सचेंज रेट पॉलिसीज के अंदर ऑब्वियसली दे टॉकिंग अबाउट करेंसी को स्ट्रेंथन करना, वीकन करना, रीवैल्यू करना और डीवैल्यू करना, कैसे करना और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के ऊपर, सही। जब इम्पैक्ट आएगा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर, इम्पैक्ट आएगा आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो X-M के साथ तो आप सबसे पहले AD का कनेक्शन बनाएंगे, और फिर AD के साथ जो भी आपके तीन मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं वो डिस्कशन हो जाते हैं आपके। ठीक, फिर उसके बाद X-M के डिस्कशन के साथ आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का कनेक्शन बनाते हो, जहां पर आप अपना मार्शल लर्नर्स कंडीशन, J कर्व
इसका डिस्कशन लेके जाते हो ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. एंड वन ऑफ आवर मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव जिसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फिलिप कर्व वाला डिस्कशन. When you do all of these other discussions, I would always recommend you need to crucify the inflation and unemployment and the Philip curve. I don't want you to do the whole very extensive explanation that I've done unless the question is about partial earners, the Philip curve. ठीक है. अगर क्वेश्चन बड़ा ही स्पेसिफिकली बोल देता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी to reduce unemployment through the demand side policies, will it always lead to reduction in unemployment? What am I saying? Expansionary fiscal policy to reduce unemployment, will it always lead to lower unemployment? तो उसमें आपने फिर फिलिप कर्व को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है कि शॉर्ट रन में क्या होगा, दैट यस इट विल वर्क, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इट वॉन्ट, इकोनॉमी विल गो बैक टू इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. And I've had that discussion a little for previous उसके अंदर भी. एंड जब तुम अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे देखोगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, वहां पे मैंने फिलिप कर्व को डिस्कस किया है. फिर ये जो गवर्नमेंट की अटेम्प्ट्स हैं, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली आ गया. असेस वेदर गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट विल कॉज इन्फ्लेशन, है ना. तो गवर्नमेंट की अटेम्प्ट है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये ऑब्वियसली हम पहले तो बात कर रहे हैं डिमांड साइड बाय रेजिंग एडी. एंड यस, हाउ प्राइस लेवल्स विल राइज इफ एडी इंक्रीजेस. पहला तो ये आपका पूरा डिस्कशन इसी पे चला जाता है. फिर आपके पास डिस्कशन आ जाता है कि भाई बताया तो है ही नहीं कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन हो रहा है. हो सकता है कि हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जब हम सप्लाई साइड पॉलिसीज को यूज कर लेते हैं और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से तो प्राइस लेवल्स एक्चुअली गिर जाएंगी. तो ये आपका पूरा वो डिस्कशन उस डायरेक्शन में चला जाता है. ओके. So this is always an important one, trying to make a connection to which one they're talking about. फिर आपका ये सारा डिस्कशन चलता रहता है. लिंक्स बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी, सब रिलेटिव है, सब इंटरट्वाइंड एंड इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर रहे हैं. कि आपने ये पॉलिसी की, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, what are the policies you can use to affect those objectives in what way, and then eventually how those policies will have an impact on those things or not. पॉलिसीज के अंदर फिस्कल है, मॉनेटरी है, सप्लाई साइड है. इंटरनेशनल में चले जाते हैं तो रिड्यूसिंग पॉलिसी है, स्विचिंग पॉलिसी है. ठीक है, उसके ऊपर अभी तक मैंने कुछ खुला डिस्कशन नहीं किया है, उसके ऊपर मैं ऐसे कर चुका हूं, बिकॉज दैट इज द वेरी लास्ट बिट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जो आखिरी बिट है ग्लोबलाइजेशन, आई डोंट थिंक ग्लोबलाइजेशन इज रेलेवेंट. बट ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो जो स्विचिंग और रिड्यूसिंग पॉलिसी है, I've solved those policies and I'll share the link of the course again one more time ताकि आप वो जाके देख लें एक दफा. पॉलिसीज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका इंटरनेशनल एस्पेक्ट का पहला हिस्सा आ जाता है. इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्या फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू करेक्ट द डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट? फिस्कल पॉलिसी इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, उसका ऐसे जरूर देखना. एंड
In my point of view, switching policy is always a good one also, and supply side is also a good one. Please discuss all of them. लेकिन अपने आंसर में बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम पे फोकस रखना. You have to define these terms, what they mean, how you can fix these. Okay? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई आ चुका है नवंबर 23 के अंदर, लेकिन वो जीएनआई और एमपीआई का कॉम्बिनेशन आया हुआ है. एमएनसीज के ऊपर प्लेंटी ऑफ टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट से कनेक्ट होता है. ये आप बात कर लें इन्वेस्टमेंट्स की, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. सॉर्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एमएनसीज के साथ. ठीक है, बिकॉज एमएनसीज जो आके फैक्ट्रीज लगाती हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली वन ऑफ द सेम थिंग्स. और वो डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरीके से फायदा पहुंचाती हैं, और फिर ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है. आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनफ्लोज आ जाते हैं, आपके मुल्क में पैसा आ जाता है, आपके पास रिजर्व जमा हो जाते हैं, गवर्नमेंट और दूसरे काम भी कर सकती है उस पैसे से. तो इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन होती है हमारी एक्सप्लेनेशन की. But yeah, so it's an important one also. Um, high level of external debt, devaluation, expenditure reducing, और उसके ऊपर अगर हम बात करें policies for BOP, exchange rate के अंदर चाहो तो देख सकते हो. ठीक, लेकिन आई थिंक एक्सचेंज रेट तो हमारे उस वेरिएंट में आ चुका है ना अभी रिसेंट के अंदर. Let me go back and take a look at it one more time. या एक्सचेंज रेट एंड इट्स मैक्रो इकोनॉमिक एम्स आ चुका है वैसे तो, और मार्च में नहीं आया है. तो आई डोंट नो इसकी कितनी रेलेवेंस होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. बट अगर एक क्वेश्चन देखो जो आया है, ट्रेड नॉट एड इज अ लॉन्ग established व्यू as to how growth can be achieved in low and middle income countries. प्लीज इसका डिस्कशन बड़ा सा सिंपल सा है. व्हेन यू डू ट्रेड, उससे इंडस्ट्रीज बनती हैं, उससे जीडीपी बढ़ती है, लोगों का इनकम पर हेड बनता है, एम्प्लॉयमेंट आती है, कंट्री सेल्फ रिलायंट होती हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज ढूंढती हैं, स्पेशलाइजेशन करती हैं. सो ओवरऑल एक कंट्री का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होती है उसकी वजह से, लेकिन कंट्री की एक्सप्लॉयटेशन होती है, इनइक्वालिटी जरूर क्रिएट होती है. ये सब मसले हैं और साथ में फायदे भी हैं. लेकिन एड का हमें पता है कि एड जो है लोगों को डिपेंडेंट बनाती है, मुल्क के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करती है. शॉर्ट रन में इट मे बी हेल्पफुल, बट लॉन्ग रन के अंदर इसको आप इस तरीके से सोच लें कि सैलानी पे लोगों को फ्री में रोजाना अच्छे अच्छे खाने खिलाना, या लोगों को आज खाना नहीं खिलाना लेकिन वही पैसे लोगों को कोई ट्रेन करके स्किल सिखाने में लगा दिया जाए, तो क्या बेहतर है? तो हम कहते हैं शॉर्ट रन में लोगों को खिलाना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, और रोज अगर आप नोटिस करें वो लाइनें बढ़ती जा रही हैं. सेम गोज विद countries, low income and middle income countries के साथ, right? So trade is the long term sustainability. क्योंकि कल को जब एड बंद होगा और वो एड बड़ी स्ट्रिंग्स अटैच के साथ आता है, तो फिर वो कंट्रीज के ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो ये एक ओवरऑल उस किस्म का डिस्कशन होना चाहिए. अच्छा जी, एट द सेम टाइम ये जो डेट का इशू है, एक्सटर्नल डेट, जैसे आई थिंक ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होना चाहिए. लो इनकम कंट्रीज में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ अ राइजिंग एक्सटर्नल डेट के, जहां एक तरफ फायदे हैं कि हमें पैसे मिल जाते हैं और हम वो जाके पैसे यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट खर्चे कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, लोगों को एजुकेशन हेल्थ केयर दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को चला सकती हैं उस पैसे से, अपने उधार पे ऑफ कर सकती हैं. एट द सेम टाइम कंट्रीज को डेट ट्रैप में लेके जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ाती है, जीडीपी का ज्यादा हिस्सा पेमेंट में चला जाता है, गिविंग लेस स्पेस फॉर कंट्रीज. आईएमएफ पे डिपेंडेंट हो जाती है कंट्रीज, अपने दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स गिव अप करती है. द होल पाकिस्तान का केस बाय द वे, राइट? सो यू हैव टू नो दिस एंड यू हैव टू सी इट वेरी वेरी क्लियरली. ग्लोबलाइजेशन आई फील हैज बीन ओवरडन. अब मेरी नजर में ग्लोबलाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन रिमेम्बर ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट के अंदर आपका अभी भी जो है वो हिस्सा पॉपुलेशन और उसका स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक नजर जरूर देख लें कि कंट्रीज की जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, आई थिंक दो कर्व्स, वो कौन से कर्व्स थे हमारे, द लॉरेंस कर्व्स एंड द जीनी इंडेक्स, डू वी हैव डिफिकल्टीज इन दैट, डू यू नीड मी टू गो ओवर दोज? आई रिमेम्बर गोइंग ओवर दोज। एक तो आपका लॉरेंस कर्व बनता है, एक आपका कुजनेट कर्व बनता है, एक आपका लॉरेंस, कुजनेट, लैफर कर्व, मेनली ये आपके तीन कर्व्स बनते हैं ना। तो यू शुड हैव अ गुड आइडिया ऑन दैट बिकॉज वो डेवलपिंग और उसके साथ डील करता है। दीज आर द लास्ट पेजेस। Please, no, whether we predict these last pages or not, I would recommend you, please, इन लास्ट पेजेस को हमेशा देखें। कोई ना कोई बिट जरूर आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, एसेंशियल हैं। आ, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली बैम्फर्ड के जो डिफरेंट पैराग्राफ्स उन्होंने दिए हैं ना चैप्टर्स के, ये उनके साथ सॉर्ट ऑफ इंटरलिंक्ड हैं। हमने ये नोटिस किया है कि जो हमारे जो एसेज आते हैं ना कैम्ब्रिज वाले, मैक्रो रिलेटेड, एंड आई शेयर्ड दोज एसेज विद यू। if you want to take a look at those ones one more time, एक दफा मैं आपको फिर दिखा दूं ये क्वेश्चंस। अनएम्प्लॉयमेंट सर्कुलर फ्लो के अंदर एक ही आया है, इंजेक्शन और विड्रॉल वाला। आई हैव सॉल्व दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ के आई हैड डिस्कशन। अनएम्प्लॉयमेंट ये बैम्फर्ट के हैं, कोई भी पास पेपर में अभी तक नहीं आए हैं, ये मैं करा चुका हूँ। मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक कैसे करता है कोर्स लिस्ट के अंदर। फिर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, लिंक्स और उसकी इफेक्टिवनेस पे देखें तो मेजोरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो इनके ऊपर आए हैं। और एवरी अदर ईयर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर आते हैं। कभी कभार तो दोनों ऐसे एक ही साल के अंदर जो दोनों ऐसे मैक्रो के आ जाते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है कि वो इसी टॉपिक्स के ही रिलेटेड आ जाएं। लेकिन अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 4 यूजुअली जो है, क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5, वो यूजुअली इसी टॉपिक से आते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ये बिट थोड़ा सा जरूरी है। यूनिट नंबर 10। फिर आप जब इंटरनेशनल में जाते हैं, इनमें से मैंने एसेस कराए हुए हैं मेरी उस प्ले लिस्ट के अंदर, प्लीज टेक अ लुक एट इट। इसमें एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी का क्वेश्चन मैंने कराया है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग का मैंने कराया है, एंड टैरिफ का भी मैंने कराया हुआ है। तो ये तीनों एसेज आप जाके जरूर देखें कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ठीक कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट के ऊपर दो ही आए हैं, एक हमारे वेरिएंट में 23 के अंदर आया है, और एक अभी मार्च के अंदर आया है। ठीक। economic development is about the living standard and the measurements. It's not the sustainable and the that one. It's about different countries किस तरीके से, अगर एक मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर जीडीपी इज $2,000 पर कैपिटा, और लेट सपोज किसी यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर भी $2,000 पर कैपिटा है, तो डज दैट मीन दैट हम दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड सेम है? तो अब ऑब्वियसली हम बात करते हैं ऑन द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड वेयर द इकोनॉमी स्पेंडिंग द मनी, दैट दिस कंपैरिजन, तो ये वो लेटर पार्ट है। ये इंटरनेशनल के अंदर डिस्कस हुआ है कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपेयर करते हो तो फिर क्या होता है। उसी बैमफर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, जीएनआई और जीएनआई और एमपीआई लिविंग स्टैंडर्ड्स में, फिर ये इंटरनेशनल एड वाला टैरिफ और एड पे क्वेश्चन बन चुका है, राइट। लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने का क्या ये बेहतरीन तरीका है? जीएनआई का तरीका इज इट द बेस्ट? एमएनसी तो जो हो गए हैं उससे हट के अगर आप कुछ देख लें तो यू कैन सी दैट देयर इज डेफिनेटली रेपुटेशन टेकिंग प्लेस। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं। इफ यू नोटिस मेजोरिटी क्वेश्चन नंबर 5 एवर सिंस 2023 जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर थे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन ओवरडन हो गया है। बेसिक ग्लोबलाइजेशन हमारे वेरिएंट्स के अंदर जो है
वो दो आ गए हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन लिविंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ग्लोबलाइजेशन अगेन लिविंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे वेरिएंट में नहीं आया है, और सॉरी, और एमएनसीज भी आ गए हैं, ठीक है। एक ये टैरिफ वाली सिचुएशन नहीं आई है। तो टैरिफ वाला अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ कनेक्ट कर दें, या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्विचिंग पॉलिसी को अगर हम कनेक्ट कर लें बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेक्शन के साथ, तो आई फील कि वो हमारे वेरिएंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो किस तरीके से टैरिफ जो है वो एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ठीक कर सकते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन का भी हिस्सा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। द यूज ऑफ टैरिफ इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। ये मैंने कराया हुआ है सॉल्व, यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट दैट आल्सो। ठीक है। So like I mentioned, for me it's a little difficult to predict कि कौन सा हो सकता है, but if I was in examiner's place, मैं एक unemployment और उसकी policies के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर देता। एक क्वेश्चन मैं आ, ये वाला देता, एक्सपेंडिचर स्विचिंग रिड्यूसिंग ऑन द करंट अकाउंट एंड ऑल। और एक मैं जो रखता रिजर्व के अंदर, वो मैं रखता फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड, किस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इवन लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर मैं उसको अप्लाई कर देता। तो समथिंग अलोंग दोज लाइंस आई वुड हैव डन। एंड सर्कुलर फ्लो ऑब्वियसली, या उसमें भी खास इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेलरेटर, और वो किस तरीके से मल्टीप्लायर के साथ नेशनल इनकम को अफेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक वी gave you a similar question like that in your very first test, Nixer वालों। Any questions?